नमस्कार। सोचिए, पश्चिम बंगाल में लाखों लोगों की वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया, लेकिन ये काम किसी सरकारी अधिकारी ने नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर ने किया। और इसके बाद जो हुआ वो हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। चलिए आज इसी पूरे संकट को परत दर परत समझते हैं। तारीख थी 2 अप्रैल 2026। जगह मालदा जिला। नेशनल हाईवे को बांस और जले हुए टायरों से बंद कर दिया गया था और पास के एक ऑफिस में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बना लिया गया था। पता है ये लोग कौन थे? ये कोई अपराधी नहीं थे। ये तो शिक्षक, किसान और दुकानदार थे जिनका नाम वोटर लिस्ट से ही गायब कर दिया गया था। उनकी मायूसी इस हद तक पहुंच गई थी कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में ले लिया। और ये कोई एक दो लोगों की बात नहीं थी। इस पूरी प्रक्रिया को नाम दिया गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी SIR। और इसने पश्चिम बंगाल के 1.21 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया। मतलब राज्य के हर 6 वोटर्स में से एक। सोचिए, 61 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए और 60 लाख लोगों को एक बिल्कुल नई संदिग्ध कैटेगरी में डाल दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हालात इतने बिगड़े कैसे? इसे समझने के लिए हमें इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को थोड़ा गौर से देखना होगा और जानना होगा कि इसका मतदाताओं पर इतना जबरदस्त असर कैसे और क्यों पड़ा। देखिए, ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। नवंबर 2025 में SIR प्रोसेस शुरू होता है। 28 फरवरी 2026 तक फाइनल लिस्ट आ जाती है जिसमें बहुत बड़े बदलाव थे। फिर 24 मार्च को सॉफ्टवेयर में एक ऐसी गड़बड़ी होती है जो राज्य के लगभग हर वोटर को ही फ्लैग कर देती है। और बस 2 अप्रैल आते आते मालदा जैसे विरोध प्रदर्शन पूरे राज्य में फैलने लगते हैं। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सेंटर पॉइंट पर। एक सॉफ्टवेयर, एक एल्गोरिदम। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस सॉफ्टवेयर को बिना किसी ठीक-ठाक टेस्टिंग के, बिना किसी निगरानी के इतने बड़े लेवल पर इस्तेमाल कर लिया गया। और इसी सॉफ्टवेयर ने वोटर्स की एक बिल्कुल नई कैटेगरी बना दी। और वो कैटेगरी थी सस्पेक्टेड वोटर, यानी कि संदिग्ध मतदाता। ये एक ऐसी कैटेगरी है जो इससे पहले कभी थी ही नहीं। देखिए, 1952 से अब तक 13 बार वोटर लिस्ट में सुधार हो चुका है, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इन लोगों का नाम न तो लिस्ट से हटाया गया और न ही कंफर्म किया गया, बस उनके वोटिंग के अधिकार को बीच में ही लटका दिया गया। और किसी को संदिग्ध क्यों माना गया? वजहें बहुत ही मामूली थीं। मान लीजिए किसी के नाम की स्पेलिंग में ओ की जगह यू लिखा है तो वो संदिग्ध। जेंडर की एंट्री गलत हो गई तो भी संदिग्ध। अरे यहाँ तक कि अगर पिता और बेटे की उम्र में 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का फर्क दिखा तो उसे भी संदिग्ध मान लिया गया। भारत जैसे देश में जहाँ सरकारी दस्तावेजों में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होना बहुत आम बात है, वहाँ इन वजहों से लोगों के वोट देने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है? किसी को भी नहीं पता था कि ये सॉफ्टवेयर कितना भरोसेमंद है। चुनाव आयोग के एक सीनियर अधिकारी ने खुद ये बात मानी कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि सॉफ्टवेयर 95% सही था या 60%। जरा सोचिए, एक ऐसे एल्गोरिदम ने लाखों लोगों के वोटिंग अधिकार का फैसला कर दिया जिसकी सटीकता का किसी को कुछ अता पता ही नहीं था। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर की गलतियां थी ना, ये बस यूं ही नहीं हो रही थी। जब डेटा को करीब से देखा गया तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न सामने आया। पता चला कि इसका असर कुछ खास समुदायों पर बहुत ही ज्यादा पड़ा था। देखिए, कागजों पर तो इस पूरी प्रक्रिया का मकसद था अवैध अप्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही निकली। दलित शरणार्थी, यानी जो मतुआ समुदाय की सीटें थीं, वहां 9.47% वोटर्स को फ्लैग कर दिया गया। यह आंकड़ा राज्य के 4.3% के औसत से दुगुने से भी ज्यादा था। और ये वो हिंदू शरणार्थी थे जो बांग्लादेश से भारत आए थे। इस फर्क का सबसे चौंकाने वाला उदाहरण मिलता है रानीनगर विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ हिंदू बहुल बूथों पर सिर्फ 3% वोटर्स को संदिग्ध लिस्ट में डाला गया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम बहुल बूथों पर यह आंकड़ा 58% तक पहुंच गया। एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही नियम, पर नतीजे कितने अलग। और ये पैटर्न कई और जगहों पर भी दिखा, जैसे कैलकाटा पोर्ट, जहां मुस्लिम आबादी 50% है लेकिन संदिग्ध लिस्ट में उनका हिस्सा 82% था। मेटिया ब्रूज में 60% मुस्लिम आबादी के मुकाबले संदिग्ध लिस्ट में 87% हिस्सा था। और भवानीपुर में जहां मुस्लिम आबादी 20% है, वहां भी संदिग्ध लिस्ट में उनका हिस्सा 52% था। ये नंबर साफ साफ दिखाते हैं कि एल्गोरिदम का असर हर समुदाय पर बराबर बिल्कुल नहीं था।
लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। इन नंबरों के पीछे लाखों लोगों की असल जिंदगी की कहानियां हैं, जिनकी जिंदगी पर एक सॉफ्टवेयर की मामूली सी दिखने वाली गड़बड़ी ने बहुत गहरा असर डाला। मोहम्मद दुलाल अली की कहानी सुनिए। वो कारगिल युद्ध में लड़े थे, एक फौजी। उन्होंने अपने सेना के सारे दस्तावेज दिखाए, अपना सर्विस रिकॉर्ड दिखाया, लेकिन सॉफ्टवेयर ने उन्हें फिर भी संदिग्ध वोटर्स की लिस्ट में डाल दिया। कितनी बड़ी विडंबना है कि एक मशीन एक सैनिक की नागरिकता पर सवाल उठा रही थी। और ऐसा सिर्फ आम लोगों के साथ नहीं हुआ। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं, जस्टिस शहीदुल्लाह मुंशी। उनका नाम भी वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। उन्हें अपना नाम वापस जुड़वाने के लिए मीडिया की मदद लेनी पड़ी। अब सवाल ये है कि अगर एक रिटायर्ड जज को ऐसा करना पड़ रहा है तो ये आम इंसान का क्या होगा? और ये लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें एक वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला क्रिकेटर हैं, राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव हैं, सरकार के 2 मौजूदा मंत्री हैं और न जाने कितने डॉक्टर, वकील और पुलिस अधिकारी भी शामिल थे। हद तो तब हो गई जब वेरिफिकेशन करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों का नाम ही संदिग्ध लिस्ट में डाल दिया गया। तो अब ये मामला सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी का नहीं रह जाता है। ये पूरी प्रक्रिया की नियत और पारदर्शिता पर, उसकी अखंडता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्य चुनाव अधिकारियों ने लोकल अफसरों को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए निर्देश दिए, और इनमें से कुछ निर्देश तो चुनाव आयोग के अपने ही लिखित नियमों के खिलाफ थे। मतलब कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं, बस व्हाट्सएप मैसेज के जरिए लाखों लोगों के वोटिंग अधिकारों का फैसला हो रहा था। और यही नहीं, जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई तो उसे इस तरह पेश किया गया कि कोई उसकी ठीक से जांच ही ना कर पाए। लिस्ट को नॉन सर्चेबल पीडीएफ में डाला गया, फाइल का साइज जानबूझकर बढ़ा दिया गया, हर डाउनलोड पर कैप्चा लगा था और कई एंट्रीज पर तो वाटरमार्क था। ऐसा लग रहा था मानो कोशिश की जा रही थी कि कोई भी इस डेटा को आसानी से पढ़ या समझ ना पाए। तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो लोग इससे प्रभावित हुए हैं, वो अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आगे का रास्ता क्या है? देखिए, अगर किसी का नाम लिस्ट से कट गया है तो अपील करने का एक प्रोसेस है। सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर बूथ वाइज लिस्ट में अपना नाम चेक करें। अगर नाम नहीं मिलता तो ECINET पोर्टल पर ऑनलाइन अपील करें, और इसके साथ साथ SDO, DM या SDM के ऑफिस में एक ऑफलाइन अपील भी जरूर जमा करें। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। 27 लाख से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए, 2 लाख से ज्यादा अपीलें भी दायर की गईं। पर जानते हैं सुनवाई कितनों की हुई? रिपोर्ट आने तक सिर्फ 2 मामलों में। जी हाँ, सिर्फ 2। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंसाफ पाने का रास्ता कितना लंबा और मुश्किल है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक बिना जांच परख वाला एल्गोरिथम किसी नागरिक का वोट मिटा सकता है, तो फिर हमारे लोकतंत्र का भविष्य क्या है? ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये हर उस इंसान का मुद्दा है जो मानता है कि वोट देना सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक अधिकार है।